दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र का पहला पाठ विकास करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको विकास की परिभाषा, विकास कैसे कैसे होता है, किस किस क्षेत्र में होता है आदि के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं क्लास 10 का लेसन फर्स्ट। ये है अर्थशास्त्र का पाठ विकास। विकास क्या है? जब किसी वस्तु, व्यक्ति या देश की स्थिति में सुधार या प्रगति हो, उसे विकास कहते हैं। देखिए, वस्तु क्या है, वस्तु का विकास कैसे होगा। मान लो हमारे पास पहले क्या थे, पहले आपने देखे होंगे कि घरों में जो है नॉर्मल फ़ोन होते थे, फिर नोकिया के आए, फिर एंड्रॉयड फ़ोन आए। तो ये क्या हुआ, ये वस्तु का विकास हुआ, मोबाइल का विकास हुआ। ऐसे ही व्यक्ति हैं, पहले व्यक्तियों के पास आप सभी को पता है बहुत ही जो है निम्न स्तर होता था व्यक्तियों के पास, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि उनके पास पैसा आता गया और उनका स्तर ऊंचा उठता गया। उसके बाद आती है देश की बात। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारी सिचुएशन कैसी थी और आज हमारा देश कैसा है। तो उसमें क्या हुआ, जो स्वतंत्रता के समय हमारे देश की स्थिति थी, सिचुएशन थी, उसमें क्या हुआ, सुधार हुआ और हमारे देश ने क्या की, प्रगति की, मतलब उसका विकास हो रहा है। अब करते हैं हम विकास की धारणा। विभिन्न लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उन अलग अलग तरह के लोगों का क्या है, विकास भी अलग अलग होता है और उन सभी के लक्ष्य जो हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो एक के लिए विकास है वो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए विकास ही माना जाए, वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये किसान है और इसके पास क्या है, ये एक खेत है। ये क्या सोचता है कि मैं इसमें अच्छी अच्छी फसल बोऊंगा, उनको बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा और इससे क्या करूंगा, देश का विकास करूंगा। दूसरी तरफ एक उद्योगपति है, ये भी इसी खेत को देख रहा है और ये सोच रहा है कि अगर मुझे ये खेत मिल जाता है तो मैं यहाँ पर एयरपोर्ट बनाऊंगा और क्या है कि विभिन्न देशों के जो है जहाज यहाँ उतरेंगे और जो हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा। अब दोनों की सोच क्या है, दोनों की सोच सेम है, दोनों विकास ही करना चाहते हैं। लेकिन जो है ये जो खेत है ये इसके लिए तो अच्छा है, इसके लिए तो विकास हो रहा है, लेकिन अगर इस उद्योगपति ने इसको ले लिया तो इस किसान का क्या हुआ, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, इसके लिए तो विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सोच एक होने के बावजूद भी एक का विकास दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। अब बात आती है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य है। कैसे जो है हर व्यक्ति के लक्ष्य अलग अलग हैं, हर व्यक्ति के लिए जो है विकास अलग अलग है। अब किसान के लिए विकास क्या होगा कि उसे जो है खेतों में काम करने के लिए सस्ते मजदूर मिल जाए, सिंचाई की जो है उचित व्यवस्था हो जाए, फसल के उनको अच्छे दाम मिल जाए और समय पर उनको क्या मिल जाए, बिजली मिल जाए। यही जो है किसान के लिए विकास है। जबकि मजदूर के लिए विकास क्या है कि उसे नियमित रूप से जो है मजदूरी मिले, काम मिले, फिर उस काम की क्या है उचित मजदूरी मिले और जो समाज के अंदर जो है उनके साथ भेदभाव ना हो। कोई ये ना सोचे कि मजदूर आदमी है, इसके विचारों का कोई महत्व नहीं है, इसकी सोच का कोई महत्व नहीं है, ऐसा उसके साथ भेदभाव ना हो। तो ये मजदूर के लिए विकास है। तीसरा क्या है कि उद्योगपतियों के लिए विकास क्या है कि उन्हें उद्योग में काम करने के लिए सस्ते मजदूर मिले और चीज़ों के ऊपर कम टैक्स देना पड़े, जो है खपत के लिए अच्छी बिजली व्यवस्था हो, तो उद्योगपति के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा विकास हो जाएगा। अब आदिवासियों के लिए विकास क्या है, वनों में निर्माण कार्य ना हो। आप सभी को पता है आदिवासी कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और उन जंगलों में उनकी संस्कृति बसी है, उनका जीवन बसा है। अगर उन वनों में निर्माण कार्य हो जाता है, मान लो एक अस्पताल किसी ने खोलने की सोच ली, अब अस्पताल से औरों का तो विकास होगा, लेकिन ये आदिवासी कहाँ पे जाएंगे, ये इनके लिए क्या साबित हो जाएगा, विनाशकारी साबित हो जाएगा। तो आदिवासियों के लिए विकास सिर्फ इतना ही है कि जिन वनों में वो रहते हैं उनमें निर्माण कार्य ना हो। अब पढ़ते हैं महिलाओं के लिए विकास। तो महिलाओं के लिए विकास क्या है, सबसे पहले स्वतंत्रता, कि वो स्वतंत्र हों, उन पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी ना हो। दूसरा क्या है, संरक्षण, यानी वो कहीं भी आ जा सके, उनके ऊपर जो है कोई पाबंदी ना हो और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तीसरा है सामाजिक समानता, कि उनको जो है एक तो लिंग भेद, सबसे बड़ी बात है कि पुरुषों और महिलाओं में जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए और पुरुषों के समान ही उनको समझा जाना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो क्या है, महिलाओं के लिए विकास है।
तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं देशों के बारे में कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा विकासशील है। अब ये तुलना कैसे हो सकती है कि कौन सा विकसित और कौन सा विकासशील है, तो इसके लिए जो है विश्व बैंक ने 2017 के अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, विश्व विकास रिपोर्ट। और ये किसके आधार पे की थी? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। देखिए, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय यूएस के डॉलर 12,056 या उससे अधिक है तो वह विकसित राष्ट्र है। जैसे विकसित राष्ट्र क्या है? फॉर एग्जाम्पल अमेरिका। ठीक है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 955 या उससे कम है तो वह क्या है? वह निम्न आय वाले देश हैं, यानी वो समृद्ध नहीं है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 955 से ज़्यादा और डॉलर 12,056 से कम है तो वह कैसे देश हैं? विकासशील देश हैं, यानी वो विकसित नहीं हैं और ना वो निम्न हैं। वो कैसे हैं? मध्यम आय वाले देश हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भारत की कितनी आय है? भारत की जो है 1082 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। तो अब आप कहोगे कि ये विश्व बैंक कौन है और ये कैसे अंदाज़ा लगा सकता है किसी भी देश के विकसित या विकासशील होने का। तो सबसे पहले मैं परिचय देती हूँ विश्व बैंक का कि ये क्या है। विश्व बैंक क्या है कि 1939 और 45 के बीच में क्या चला था? द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसमें बहुत जो है जान माल की हानि हुई थी। तो बहुत सारे राष्ट्रों के पास जो है पैसा नहीं था, उनको मदद की आवश्यकता थी और उनका जो है पुनर्निर्माण करने के लिए पैसा चाहिए था। तो एक विश्व बैंक की स्थापना की गई, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहते हैं। नाम से पता लग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्रों के बीच पुनर्निर्माण, उनका दोबारा से निर्माण करना एवं विकास, उनका विकास करने वाला बैंक। ये बैंक क्या करता है? उनको आर्थिक मदद प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये वही है कि जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनका पुनर्निर्माण करना और उनके विकास के कार्यों में क्या है? मदद देना, सहायता देना। इसकी जो सदस्य संख्या है इसके अंदर जो है 142 सदस्य राष्ट्र हैं। तो एक बात नोट करें कि जो विश्व बैंक था वो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके देशों को जो हानि हुई थी उनका पुनर्निर्माण और विकास करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इतने सालों के बाद भी ये संस्था बनी हुई है। क्यों? अब इसका जो उद्देश्य है वो गरीब जो देश हैं उनका पुनर्निर्माण और विकास करना है। अब देखिए, जो विश्व बैंक है उसने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का विकसित और विकासशील जो है अलग अलग जो है वर्गीकरण कर दिया कि ये देश विकसित है, ये विकासशील है और ये मध्यम वर्गीय हैं। तो क्या प्रति व्यक्ति आय से देशों की तुलना करना उचित है? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये देश है ए और ये देश है बै। इसके जो व्यक्ति हैं 1 2 3 4, मैंने 5 व्यक्ति लिए हैं इस देश के और उनकी आय है 500 रुपये पर व्यक्ति। ठीक है। टोटल आय होगी देश की 2500 रुपये। अब इधर देखिए कि जो देश बै है उसके भी व्यक्ति हमने 5 ही लिए हैं और उनकी आय है पहले व्यक्ति की 100, दूसरे की 600, तीसरे की 400, चौथे की 900 और पाँचवें की 500। लेकिन इसका भी टोटल कितना होता है? 2500 रुपये। फिर इसकी जो है दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय देखिए क्या है? राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, मतलब देश की कुल जो राष्ट्रीय आय है उसको उस देश की जनसंख्या से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो देखिए आय कितनी है? 2500 रुपये और जनसंख्या कितनी है? 5। तो कितना आंसर आया? 500। यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी देश है की? 500 रुपये। अब इधर देखिए कि इस देश के अंदर भी क्या है कि जो राष्ट्रीय आय है वो 2500 रुपये और संख्या है 5। तो देखिए देश बै की भी जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? 500 रुपये। अब देखिए सोचने वाली बात है कि दोनों ही देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या है? 500 रुपये है। लेकिन अगर इसके अंदर जाके देखें, देश ए के अंदर सभी की जो आय है वो कितनी है? 500 रुपये। यानी ये क्या है कि एक समर्थ देश है, इनकी आय ठीक ठाक है और सारे व्यक्ति समान है। जबकि हम देश बै के अंदर देखें तो जो पहला व्यक्ति है उसकी आय कितनी है? 100 रुपये। तो इसका जो स्तर वो बहुत ही निम्न है। जबकि हम नंबर 4 पे देखें तो इसकी आय है 900 रुपये और इसका स्तर बहुत ऊंचा है। तो इसमें क्या है कि सभी लोग जो है समान नहीं है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय देखें तो दोनों की समान है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है देशों की तुलना असमानता को नहीं पता चलने देती। मतलब दोनों तरफ 500 है लेकिन अंदर जो है दोनों ही देश क्या हैं? असमान है। तो अब तक हमने पढ़ा विश्व बैंक की रिपोर्ट के बारे में। विश्व बैंक ने क्या कहा कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा
विकासशील है। जबकि यूएनडीपी जो संस्था है उसने क्या प्रकाशित किया मानव विकास रिपोर्ट में कि जो राष्ट्रीय विकास का अनुमान है वो खाली प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें जो है लोगों का शैक्षणिक स्तर भी देखना होगा, उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है, सिचुएशन है, वो भी देखनी होगी, और प्लस में प्रति व्यक्ति आय जो है उसको भी आधार बनाना पड़ेगा। तभी हम किसी देश की जो है रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यूएनडीपी क्या है? यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, डी से डेवलपमेंट, पी से प्रोग्राम। यह संस्था गरीबों के लिए कार्य करती है। तो अब देखते हैं विकास के लक्ष्य कि हम विकास को जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किन किन आधारों पर पता लगाते हैं कि विकास हो रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रति व्यक्ति आय। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। राष्ट्रीय आय को जो है जनसंख्या से भाग करके हम पता लगाते हैं कि देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो देश का विकास हो रहा है। तो दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद, इसे हम जीडीपी भी कहते हैं। किसी देश की एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल आय। हमारे देश में कब से शुरू होता है एक वर्ष? हमारे देश में शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो भी वस्तुओं और सेवाओं से आय होती है उनका जो कुल जोड़ है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने 50 पेन बनाए, ठीक है, एक पेन दिया 10 रुपये का और 50 पेन कितने के हुए? 500 रुपये। तो जो बाजार मूल्य है इनका, ये जो है जीडीपी में शामिल होता है। देखिए मैंने आपको बताया सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है? देश की जो आय होती है उनका जो बाजार मूल्य है वो हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। साथ साथ ये बात भी याद रखना कि सकल घरेलू उत्पाद में अगर किसी देश की कंपनी हमारे देश में है और उसकी आय भी हमारे देश की आय में जुड़ेगी। कहने का क्या मतलब है कि मान लो ये हमारा देश है, इसके अंदर अमेरिका, जर्मनी, जापान की कंपनियां हैं, तो इनकी जो आय होती है वो भी हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में जुड़ती है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे देश की जो कंपनियां दूसरे देशों में है तो उनकी जो आय है वो उन दूसरे देशों में जुड़ती है। कहने का क्या मतलब है कि जिस देश की ज़मीन होती है उस देश के अंदर ही उन कंपनियों की आय जोड़ी जाती है और उस देश की जो जीडीपी है वो बढ़ती है। इसलिए हर देश चाहता है कि दूसरी कंपनियां हमारे देश में आएँ, ठीक है। तो घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी देश की कुल उत्पादित आय घटा निर्यात। कहने का क्या मतलब है कि घरेलू उत्पाद मतलब पूरा घरेलू यानी पूरे देश के अंदर जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है उसमें से घटा देते हैं हम किन वस्तुओं को, जो हम निर्यात कर देते हैं। मान लो हमारे पास 10 चीज़ हैं और 5 हमने बेच दी तो हमारे पास कितनी रहेंगी? 5 ही रहेंगी। ऐसे ही है कि देश ने जो कुल उत्पादन किया उसमें से जो बेच दिया उसको घटा के जो भी उत्पादन बचता है उसे हम घरेलू उत्पादन कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा विकास के ऐसे मापदंड जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, और अब हम पढ़ेंगे ऐसे मापदंड जो अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े लेकिन विकास के सूचक हैं। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि देश का विकास कितना हो रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिशु मृत्यु दर। 1 वर्ष के अंदर जन्मे 1000 बच्चों पर 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की दर। इसमें क्या होता है कि मान लो साल में 1000 बच्चे जन्मे हैं, ठीक है, तो उनमें से जिंदा कितने रहते हैं, ठीक है, वो दर्शाते हैं कि देश के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कितनी अच्छी हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत के अंदर जो है 2011 में क्या हुई थी? जनगणना हुई थी और उसके अनुसार जो शिशु मृत्यु दर है वो 30.15 है। यानी अगर भारत के अंदर 1 वर्ष में 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें से जो है 30 बच्चे जो हैं वो क्या है? 1 वर्ष से कम आयु में मर जाते हैं, ठीक है। अब आता है पुरुष और महिला अनुपात, इसे लिंग अनुपात भी कहते हैं। इसमें क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये जो लिंग अनुपात है ये दर्शाता है भारत में सामाजिक विकास को। इसमें क्या है कि जो भारत में 2011 की जनगणना हुई उसमें 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। तो जितना जो है ये अंतर कम होगा उतना ही जो है सामाजिक विकास ज़्यादा होगा। अब देखिए संभावित
आयु, संभावित आयु क्या होती है? आयु की संभावना। एक औसत निकाला जाता है व्यक्ति के अधिकतम जीवन की संभावना। व्यक्ति का जो जीवन है वो अधिकतम कितना हो सकता है और उसकी क्या संभावनाएं हैं। भारत की 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो पुरुषों की अधिकतम संभावित आयु है वो है 67 वर्ष और महिलाओं की जो संभावित आयु है वो है 72 वर्ष। अब आता है साक्षरता दर। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाती है। इसमें क्या है कि एक दर निकाली जाती है, परसेंटेज निकाली जाती है कि 100 पर कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। इसमें हम संख्या लेते हैं 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की। निवल उपस्थिति अनुपात ये हमारे शैक्षणिक स्तर को या शैक्षणिक विकास को दर्शाता है। इसमें क्या है कि जो 6 से 10 वर्ष के बच्चों की आयु है उसमें स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात कहलाता है। कहने का क्या मतलब है कि 6 से 10 वर्ष के जितने बच्चे हैं, जो कुल बच्चे हैं, उनमें से स्कूल जाने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है, ये अनुपात जो है हमारा दर्शाता है हमारे शैक्षणिक विकास को। इसका देखिए 6 से 10 वर्ष के बच्चे जो स्कूल जाते हैं भाग में कुल जो बच्चे हैं किस आयु वर्ग के? 6 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के। अब देखिए क्या आय के आधार पर राज्यों या देशों का विकसित या विकासशील बताना उचित है या नहीं है। मैंने आपको पहले विश्व बैंक की रिपोर्ट समझाई थी, उसके बाद मैंने यूएनडीपी की रिपोर्ट समझाई थी। तो विश्व बैंक ने कहा था कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है हम देशों को विकसित या विकासशील कह सकते हैं। लेकिन यूएनडीपी ने क्या कहा था कि ये खाली प्रति व्यक्ति आय नहीं, उसके साथ साथ जो है साक्षरता दर और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी लागू होती हैं। तो देखिए अब हम समझाते हैं। हमने 3 राज्य लिए एग्जाम्पल के तौर पर, हरियाणा, केरल और बिहार। अब इसमें प्रति व्यक्ति आय देखते हैं 2016-17 की, ये रुपयों में है। इसमें जो है हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,80,174 रुपये है। केरल की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,63,475 है और बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 34,409 है। तो इसके आधार पर समृद्ध और विकसित राज्य कौन सा हुआ? हरियाणा हुआ। अब पढ़ लेते हैं शिशु मृत्यु दर। ये क्या है? एक साल में अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों पे कितने बच्चे 1 वर्ष से कम आयु के मर जाते हैं। तो ये 2017 की रिपोर्ट है। देखिए हरियाणा में जो है 30 बच्चे 1 वर्ष से कम आयु में मर जाते हैं, केरल के अंदर 10 बच्चे जो हैं 1 वर्ष से कम आयु में मर जाते हैं और बिहार में 35 बच्चे जो हैं 1 वर्ष से कम आयु में मर जाते हैं। तो ये चार्ट हमें क्या दर्शाता है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने के बाद भी केरल से जो है ज़्यादा बच्चों की मृत्यु होती है। इससे हमें पता लगता है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो केरल से अच्छी नहीं है। अगर स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो केरल हरियाणा से ज़्यादा विकसित है। अब पढ़ लेते हैं साक्षरता दर। साक्षरता मैंने अभी आपको बताया था, पढ़े लिखों की जो संख्या होती है, अनुपात होता है, उसके बारे में। हरियाणा में ये जो है 100 पर 82 है, केरल में 100 में से 94 और बिहार में जो है 100 में से 62 व्यक्ति साक्षर होते हैं। तो ये चार्ट हमें क्या दर्शाता है कि इसमें भी जो है केरल हरियाणा से ऊपर है और इसकी जो शैक्षणिक सुविधाएं या शैक्षणिक विकास है वो हरियाणा से ज़्यादा है। उसके बाद आता है निवल उपस्थिति अनुपात। इसमें जो है 100 व्यक्तियों के ऊपर हम ये कर रहे हैं और इसमें आयु ली गई है 14 से 15 वर्ष तक की और ये 2013 के अनुसार है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो हरियाणा में 6 से 10 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 61 बच्चे, 100 में से 61 बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। केरल में जो है 100 में से 83 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बिहार में 43 बच्चे जो है 100 में से स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या दर्शाता है, इसमें भी जो है केरल हरियाणा से आगे है। इस चार्ट से हमें पता लगता है कि अगर हमें विकसित या विकासशील देखना है तो हमें खाली प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित या विकासशील नहीं बताना है, ये उचित नहीं होगा। हमें जो है हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और इसके आधार पर जो है हम किसी राज्य को विकसित या विकासशील बता सकते हैं। तो जो ये बातें हैं कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ हमें शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात आदि चीज़ों को देखना होगा। ये चीज़ें हमें किसने बताई? ये चीज़ें हमें डेविड मॉरिस ने बताई। उन्होंने कहा कि आय के साथ साथ शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात को भी विकास का सूचक माना जाएगा। ये खाली जो है प्रति व्यक्ति आय से विकास नहीं होगा।
तो अब हम पढ़ते हैं विकास का एक और मापदंड BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या है कि जो BMI है उसमें व्यक्ति की लंबाई और वजन के आधार पर उसकी फैट को देखा या नापा जाता है। देखिए इसका एक सूत्र है BMI का, वजन है, वजन किलोग्राम में बटे लंबाई, लंबाई होती है इसकी मीटर में और लंबाई का होता है इसमें स्क्वायर। ठीक है, अगर BMI 25.0 या उससे अधिक आता है तो वो व्यक्ति कैसा है, मोटा है। ठीक है, तो उसे एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। अगर वह व्यक्ति 18.5 से और 24.9 तक है तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अगर यह 18.5 या उससे कम है तो वह व्यक्ति कैसा है, कुपोषित है और उसे जो है अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये सब इंडेक्स से क्या पता लगता है, ये इंडेक्स बनाया था स्वास्थ्य देखने के लिए कि स्वास्थ्य कैसा है। अगर व्यक्ति स्वस्थ होंगे तो ही वो देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अब पढ़ते हैं HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव का जो किस स्तर पे विकास हो रहा है उसका एक सूचकांक यानी इंडेक्स तैयार किया गया है। इसके जो संस्थापक थे वो थे महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के थे और इन्होंने देश का स्तर जानने के लिए मापदंड तैयार किए। स्तर कौन सा, कि देश विकसित है, विकासशील है या फिर वो विकास करने जा रहा है। इसमें 3 चीज़ों को उन्होंने मापदंड के रूप में तैयार किया। संभावित आयु के उस देश के व्यक्ति किस आयु तक जीवित रहते हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है और उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इस आधार पर ही वो देश का निर्धारण कर सकते हैं कि वो विकसित है या विकासशील है। अब हम पढ़ते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। ये वो सुविधाएं हैं जो सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करती है। ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जिनका प्रयोग सस्ता और सामूहिक रूप से किया जाता है उन्हें हम सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यातायात, सफाई, स्वास्थ्य, पानी आदि। मैंने आपको बताया कि यातायात जो है वो सार्वजनिक सुविधा में आता है। कैसे आता है, मान लो हमने गाड़ी ली, ठीक है, गाड़ी को हम कहीं पे लेके गए, वो हमें बहुत महंगी पड़ती है। अगर हम वही यात्रा सरकारी बस या ट्रेन में करें तो वो हमें बहुत सस्ता पड़ता है। ऐसे ही सफाई है, सफाई आपकी जो गलियां हैं, नालियां हैं, वो कौन करवाती है, सरकारी कर्मचारी आते हैं। स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल्स हैं, आपको कैसी भी बीमारी है आप जो है सरकारी हॉस्पिटल में जो है फ्री में इलाज करवा सकते हैं। और पानी आपके घरों तक जो पहुंचता है वो सभी जो है सरकारी सुविधाओं के दौरान आता है। तो ये जो है सार्वजनिक सुविधाएँ हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर हो वह निजी रूप से नहीं रह सकता। कहने का मतलब ये है कि अमीर व्यक्ति जो है पर्सनली सब कुछ नहीं ले सकता, उसे भी दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए वो क्या करता है, वो भी सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करता है। देखिए सरकार क्या करती है, सरकार पूरी कॉलोनी को या बराबर में क्या है कि पुलिस स्टेशन खोल सकती है सुरक्षा के लिए। हर आदमी के लिए वो बॉडीगार्ड नहीं दे सकती, ना ही हर व्यक्ति के लिए वो टीचर रख सकती है। उसके लिए वो स्कूल खोल दिए तो कोई भी जाके वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही सरकार ने हॉस्पिटल खोल दिए तो अगर हमें अपने टीके लगवाने, जैसे कोरोना के टीके लग रहे हैं, वो हॉस्पिटल में जगह बता दी। ये नहीं कि घर घर जाके एक एक डॉक्टर एक एक व्यक्ति का इलाज करेगा। चौथा आता है प्रदूषण मुक्त वातावरण। सरकार क्या करती है, कोशिश करती है कि जो वातावरण है वो प्रदूषण मुक्त रहे। ठीक है, अब देखिए सुविधाएं जो सरकार कैसे देती है। भाई इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि सरकार ये सुविधाएं प्रदान करती है, हॉस्पिटल खोलती है, स्कूल खोलती है, डॉक्टर रखती है, कैसे करती है। तो ये सबसे पहले है कि जो कर के पैसे आते हैं, जो टैक्स हम भरते हैं, उन पैसों से जो है सरकार हमारे लिए सुविधाएं प्रदान करती है। दूसरा है निजी कंपनियों की सहायता से। अगर सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस कार्य को कर सके तो वो क्या करती है, निजी कंपनियों के साथ मिलकर लोगों तक उस सुविधा को पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो जो है निजी कंपनी के माध्यम से जो है लोगों तक वो सुविधा पहुंचाई गई है। तो अब करते हैं हम सार्वजनिक सुविधाओं के लाभ। लोगों का विकास होता है। कैसे होता है कि जब हम सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो हमारे पास काफ़ी पैसा बच जाता है और उस पैसे को जो है हम अपना विकास करने में लगाते हैं, तो इससे होता है लोगों का विकास। दूसरा क्या है, निर्धन व्यक्तियों की सुविधा। हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि हर सुविधा वो प्राप्त कर सके, तो जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उससे का जो उपयोग है वो सभी निर्धन व्यक्ति कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जीवन यापन में सुविधा। मान लो गली है, गली को आप सभी को साफ नहीं करना पड़ता, वहाँ पे सरकारी कर्मचारी उसको साफ करके जाते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल है, स्कूल है, सरकार ने खोल रखे हैं। तो इसमें क्या है कि हमें ज़्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है और हमारा जो जीवन
जीवन यापन है उसमें हमें सुविधा प्राप्त होती है। चौथा है विकास के मापदंड में सुधार। इसमें क्या होता है कि जो हम सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं उससे क्या होता है कि हमारे पैसे बचते हैं। वो पैसे हम अपनी ज़रूरी चीज़ों पर लगा सकते हैं, जैसे हम घर बना सकते हैं या अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं या अच्छी एजुकेशन में लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो विकास का मापदंड है उसमें सुधार होगा। अब आगे पढ़ते हैं विकास की धारणीयता। ये क्या होती है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना आने वाली भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना और उनका विकास करना क्या कहलाता है, विकास की धारणीयता। मतलब क्या है कि आज हम जिन सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं वो वस्तुएं क्या है, अगर ऐसे ही हम उनका उपयोग करते रहे तो वो एक दिन समाप्त हो जाएंगी और हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी? मान लो आज हम व्हीकल चलाते हैं, हम तेल का प्रयोग करते हैं, अगर हम ऐसे ही उसका प्रयोग करते रहे तो तेल एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान से हर चीज़ का उपयोग करना चाहिए, चाहे वो पानी है, चाहे वो तेल है, कुछ भी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बच सके और उनका भी विकास हो सके। अब देखिए विकास की जो धारणीयता है वो कैसे संभव है। सबसे पहले है वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढना। एक तो हमें जो उसके वैकल्पिक संसाधन है, मतलब उसका प्रयोग ना करके हम दूसरी चीज़ का उपयोग कर ले और वो बचा सकें, ऐसे संसाधन ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा है नवीकरणीय संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग। नवीकरणीय क्या, जिनका प्रयोग हम पुनः कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा है, उससे अगर हम बिजली बनाते हैं तो सौर ऊर्जा का क्या है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक धरती पर मानव है तब तक सौर ऊर्जा भी रहेगी, तो उसका प्रयोग हम जो है अत्यधिक कर सकते हैं। तीसरा है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। जो भी संसाधन हमारे पास हैं हम उनका उपयोग क्या है, विवेकपूर्ण उचित रूप से कर सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक बचे रहें। देखिए कई बार क्या होता है इस लेसन में औसत आय के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि औसत आय कितनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका फार्मूला और इसको निकालने का तरीका, ताकि आप एग्जाम में जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। औसत आय का जो फार्मूला वो है कुल आय बटे जनसंख्या। देखिए मान लो 4 परिवार हैं, ठीक है, उनकी आय क्या है, ए परिवार की आय 1000 रुपये, ब परिवार की आय 2000 रुपये, द परिवार की आय 500 रुपये और स परिवार की आय 1500 रुपये। तो कुल आय कितनी होगी, 5000 रुपये। तो हम कैसे निकालेंगे औसत आय, औसत आय बराबर में कुल आय कितनी थी 5000 रुपये बटे जनसंख्या, यानी कितने परिवारों की थी, 4 परिवारों की। तो इसको इससे भाग दे देंगे और औसत आय आ गई हमारी 1250 रुपये। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।